Hello everyone. In this video, we are going to discuss some PhD interview questions and their answers. And these are like general in nature, whatever the institute for which you have cleared the entrance exam and you are going for the interview, then I think that if you prepare these questions, then that will of course help you, right? कुछ क्वेश्चंस ऐसा हो सकता है आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। मैं ये मान लिया हूं कि द वन हु इज अप्लाइंग फॉर द पीएचडी, द कैंडिडेट हैज द एक्सपीरियंस एज फ्रंट एंड डेवलपर। मतलब पीएचडी एप्लीकेशंस, पीएचडी में अप्लाई करने से पहले वो पहले क्या था, फ्रंट एंड डेवलपर। तो देखते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। आप इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहले बैकग्राउंड एंड मोटिवेशन फॉर पीएचडी के ऊपर एक दो क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, व्हाट मोटिवेटेड यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम फ्रंट एंड डेवलपमेंट टू परसुइंग ए पीएचडी इन एआईएमएल। हम ये भी मान रहे हैं कि ये जो कैंडिडेट है उन्होंने जो स्पेशलाइजेशन चूज किया है पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी में, वो है एआईएमएल। ठीक है। तो आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट से पीएचडी परस्यू करने के लिए कैसे मोटिवेट हुआ? टिपिकल आंसर विल बी लाइक, ड्यूरिंग माय टाइम as a front end developer, I work with modern web technologies like React, Angular, Node.js, JavaScript, where I often encountered challenges related to optimizing user experience and handling complex data. I realized that AIML has the potential to revolutionize how applications operate by making them smarter and more efficient. Specifically in areas like medical imaging, AI can significantly improve the diagnostic accuracy. And my curiosity about the intersection of AI/ML and real-world applications motivated me to pursue a PhD to delve deeper into these fields. तो जब मैं फ्रंट एंड डेवलपर था, तब मैं बहुत सारे मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजीज जैसे आपका रिएक्ट है, एंगुलर है, नोड जेएस, जावास्क्रिप्ट, ये सब टेक्नोलॉजी के साथ डील करते समय मैंने बहुत सारे चैलेंजेस भी देखा। उसमें से ऐसा था कि कुछ कुछ समय हमें कॉम्प्लेक्स डेटा को डील करना पड़ता था, ठीक है, और ऑप्टिमाइज करना होता था फ्रेमवर्क को। तब हमने देखा कि AIML का एप्लीकेशन के थ्रू ये सारे एप्लीकेशंस जो हमने डेवलप किया था, इसको और स्मार्टर और एफिशिएंट बना सकते हैं। क्योंकि आप AIML के थ्रू क्या कर सकते हो, आप कोई भी फ्रेमवर्क में स्मार्टनेस ला सकते हो। ये कैसे यूजर एक्सपीरियंस को और ज्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हैं, जैसे कि चैटबॉट हो गया, राइट। तो ये सब के थ्रू हमने देखा कि AIML का बहुत सारे एप्लीकेशन है जिससे हम ऐसा स्मार्टर और एफिशिएंट एप्लीकेशन बना सकते हैं। और साथ में मैंने ये देखा कि मेडिकल इमेजिंग जैसे एरिया में तो AI डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकते हैं। अब डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी क्या है? जब हम डायग्नोनाइज करते हैं, मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज का एक्सरे हो गया, ठीक है, MRI हो गया, सीटी स्कैन हो गया, ये सब क्यों करते हैं? ताकि हम देख पाए, डायग्नोनाइज कर पाए कि हमारा डिजीज एग्जैक्टली हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो किस स्टेज में है, राइट। तो आप ये डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को, मतलब जो प्रेडिक्शन है उसको हम और एक्यूरेट बना सकते हैं अगर हम AIML यूज करें तो, ठीक है। तो इसीलिए हमने देखा कि अगर मैं ये AIML और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के साथ इसका मतलब AIML का एसोसिएशन देखना चाहेंगे, तो मुझे पीएचडी से वो मौका मिलेगा। पीएचडी के थ्रू में इस एरिया में और ज्यादा डेप्थ तक जा पाऊंगा, ठीक है। तो दिस मोटिवेटेड मी टू ट्रांजिशन फ्रॉम फ्रंट एंड डेवलपमेंट टू परस्यू ए पीएचडी इन एआईएमएल।
अब मैं ये एक्सप्लेन करके बताया, आप स्मॉल सेंटेंस में इसका आंसर दे सकते हो। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि एज ए फ्रंट एंड डेवलपर मैंने बहुत सारे टेक्नोलॉजी के साथ काम किया, जैसे आपका रिएक्ट, एंगुलर, नोड.जेएस, जावास्क्रिप्ट। बट तब मैं बहुत सारे चैलेंजेस देखा जहां पे डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ डील करना पड़ता था। इसको हम ऑप्टिमाइज बना सकते हैं एआईएमएल के थ्रू, राइट। और कुछ कुछ एरिया लाइक मेडिकल इमेजिंग में डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं हम एआईएमएल के थ्रू। और तब मुझे क्यूरियोसिटी आया कि एआईएमएल को और अच्छे से जानना है, और ये मौका मुझे पीएचडी के दौरान मिलेगा। तो इसीलिए मैं मोटिवेट हुआ पीएचडी इन एआईएमएल में परस्यू करने के लिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू इलाबोरेट ऑन योर ट्रांजिशन फ्रॉम वेब डेवलपमेंट टू एआईएमएल? हाउ डिड योर एक्सपीरियंस एज ए फ्रंट एंड डेवलपर हेल्प इन योर रिसर्च? ठीक है। आप जो फ्रंट एंड डेवलपर है उसका एक्सपीरियंस ये आपका रिसर्च में कैसे काम आएगा? माय एक्सपीरियंस इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट allowed me to work extensively with large data set and interactive user interfaces, both of which are highly relevant to AIML. Web development requires effective problem solving and optimization, which are essential in AI. For instance, I use JavaScript frameworks like React, Node.js, which help me understand how dynamic systems works. The experience has made me interested in creating intelligent system that not only responds to user input, but also predict or adapt based on data, such as in medical imaging system. देखिए, जब मैं फ्रंट एंड डेवलपर था तब मुझे एक्सपीरियंस मिला कि कैसे मैं लार्ज डेटा के साथ काम कर पाऊं, राइट। और कैसे इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस बना पाऊं, राइट। तो ये दोनों केस जैसे लार्ज डेटा के साथ डील करना और इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस बनाना, तो ये दोनों चीज ना एआई एमएल के साथ बहुत ही रेलिवेंट है। एआई एमएल में भी हम लार्ज डेटा सेट के साथ डील करते हैं, स्मार्ट और इंटरैक्टिव इंटरफेस बनाने की कोशिश करते हैं। और साथ में वेब डेवलपमेंट, ये क्या होता है कि इसमें हमें इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और ऑप्टिमाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, उसको ऑप्टिमाइज करना, इसके ऊपर बहुत सारे स्किल्स की जरूरत पड़ती है। सेम टाइप का स्किल एआई में भी चाहिए होता है, राइट। और मैंने जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क जैसे कि आपका रिएक्ट हो गया, नोड जेएस हो गया, ये सब यूज किया था। तब मैं समझा कि कैसे डायनेमिक सिस्टम काम करते हैं, राइट। सिस्टम डायनेमिक जब होता है तो ये कैसे काम करते हैं, राइट। स्टैटिक की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क जो है रिएक्ट, नोड जेएस, इसके थ्रू हम डायनेमिक सिस्टम बना सकते हैं। तो ये डायनेमिक सिस्टम जैसे काम करते हैं ये हम मेरे को जाने को मिला। आई गॉट टू नो हाउ डायनेमिक सिस्टम वर्क। नाउ ये एक्सपीरियंस मुझे इंटेलिजेंट सिस्टम बनाने की और ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट किया, जो सिर्फ यूजर के इनपुट को रेस्पॉन्ड ही नहीं, साथ में प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। डेटा के ऊपर बेस करके वो प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि फ्यूचर में कैसा हो सकता है। जैसे कि एप्लीकेशन मैंने बताया, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम, डायग्नोसिस के टाइम ही बता सकते हैं कि वो डायग्नोसिस रिपोर्ट के ऊपर या तो डायग्नोसिस इमेज के ऊपर हम ये देख सकते हैं कि ये सपोज कैंसर होने का प्रोबेबिलिटी है, और अगर है तो कितने स्टेज में है। तो ये सारे चीज मेरा जो एक्सपीरियंस रहा फ्रंट एंड डेवलपमेंट के थ्रू, ये एआईएमएल में बहुत ज्यादा काम आएगा, ऐसा मेरा बिलीव है। तो मैंने एलाबोरेट करके पढ़ा। आप शॉर्ट में बोल सकते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट के टाइम मैं लार्ज डेटा सेट के साथ काम किया। मैं ये देखा कि कैसे इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस बना पाए, राइट। तो लार्ज डेटा सेट के साथ काम करना तो एआईएमएल के साथ भी होता है कि एआईएमएल में हमें लार्ज डेटा सेट के साथ काम करना पड़ सकता है, ठीक है। और डायनेमिक सिस्टम कैसे काम करते ये देखा। तो ये सारे एक्सपीरियंस मुझे जो मिला था वेब फ्रंट एंड डेवलपमेंट के दौरान, ये मेरा रिसर्च में बिल्कुल काम आएगा। ये सारे स्किल्स, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, ये काम आएगा मेरा पीएचडी के दौरान। Then, how do you plan to integrate your previous development experience with your PhD research in AIML? देखो, my development experience can be applied to build practical AI/ML applications. For example, I plan to integrate AI/ML algorithms into web applications using frameworks like Flask, Django,
right? Where the model will run on the server side and interact with the front end to provide real-time insights. My goal is to contribute to AI application that enhance user experiences and solve real-world problems, such as improving medical diagnostic with AI-driven web apps. देखिए, AI/ML ऑफ कोर्स मेरे लिए एक थोड़ा नया होगा, जिसमें मैं AI/ML के एल्गोरिथम्स के ऊपर स्टडी करूंगा। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं वेब एप्लीकेशंस पहले बनाया था, ये फ्लैक्स हो गया, जेंगो हो गया, ये सब फ्रेमवर्क यूज करके, जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, जो एल्गोरिथम्स AI/ML एल्गोरिथम के थ्रू मॉडल बना है, इसको सर्वर साइड में रन करा सकता हूँ। और ये जो रन होगा, ये फ्रंट एंड में रियल क्या होगा, इंटरेक्ट करेगा यूजर के साथ। तो ये रियल टाइम इंसाइट्स प्रोवाइड कर पाएगा, किसको, यूजर्स को। तो मैं जो भी AI/ML मॉडल डेवलप करूंगा, ये एप्लीकेशंस में जो भी मैं AI/ML मॉडल्स डेवलप करके मतलब उसका वेब एप्लीकेशंस बनाऊंगा, तो वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएगा और उसको आसानी से कोई भी यूजर यूज कर पाएगा, ऐसा AI ड्रिवन वेब एप्स के थ्रू, राइट। सो आई थिंक ये मेरा सही आंसर होगा, राइट। सो माय डेवलपमेंट जो मैंने बोला अभी कैन बी अप्लाइड टू बिल्ड प्रैक्टिकल AI/ML एप्लीकेशन। तो शॉर्ट में आप बता सकते हो कि क्योंकि वेब एप्लीकेशंस में के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं एक इंटरैक्टिव AI ड्रिवन वेब ऐप बना सकता हूं, अगर मैं अच्छे से AI/ML मॉडल क्रिएट किया, ताकि ऐसा एप्लीकेशन के थ्रू यूजर्स को रियल टाइम इंसाइट्स मिलेगा, राइट, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। अब आते हैं टेक्निकल नॉलेज एंड AI/ML कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये बैकग्राउंड का था। आई होप जो मैंने बोला है आप थोड़ा सा और एक बार देख लीजिएगा रिवाइंड करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। टेक्निकल नॉलेज एंड AI/ML कॉन्सेप्ट, मैंने यहाँ पे जो जिस कैंडिडेट की बात किया हूं, उन्होंने एक पेपर डेवलप क्रिएट मैंने पहले काम किया था। ठीक है, ऐसा देखा जाता है PhD के दौरान कि आप पहले रिसर्च पेपर में काम किए हो, रिसर्च वर्क कुछ किए हो, या तो पेपर हो गया या कुछ भी ऐसा कोई काम किया हो। ठीक है, तो यहाँ मैं मान लिया हूँ कि जो ये कैंडिडेट है, इन्होंने एक काम किया था। ये था आपका रोबस्ट अप्रोच यूजिंग, मतलब एक हाइब्रिड सेगमेंटेशन अप्रोच using min-chip clustering and adaptive thresholding for enhanced MRI brain tumor analysis. Now, तो क्वेश्चंस उसके ऊपर है। यू मेंशन ए हाइब्रिड अप्रोच यूजिंग min-chip clustering and adaptive thresholding in your paper on MRI brain tumor segmentation. Can you explain how this method works and why you choose it? आप क्या बता सकते हो कैसे ये मेथड काम कर सकते हैं, क्यों ये चूज किया आपने? So the hybrid approach I propose combines min-chip clustering and adaptive thresholding to improve MRI brain tumor segmentation. min-chip एक नॉन पैरामेट्रिक क्लस्टरिंग मेथड है that groups similar pixels based on their intensity and spatial proximity, which helps handle noise and intensity variations. An autosys method is an adaptive thresholding technique that selects an optimal threshold value by minimizing intra-class variance. Together, these techniques offer an efficient solution to segment tumors from noisy and heterogeneous MRI images, ensuring a high accuracy and computational efficiency. जो मैंने हाइब्रिड अप्रोच बनाया है, इसने min-chip क्लस्टरिंग और एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग को कंबाइन करके MRI ब्रेन ट्यूमर सेगमेंटेशन का एक अप्रोच डेवलप किया है हमने। ये जो min-chip क्लस्टरिंग है, एक नॉन पैरामेट्रिक क्लस्टरिंग मेथड है। याद रखना, क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज टेक्निक होता है, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक, राइट। और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक क्यों यूज करते हैं? जब हम हमारे पास जो डेटा है उसके ऊपर हमारा नॉलेज नहीं है, वी डोंट हैव नॉलेज ऑन द डेटा, तब हम अनसुपरवाइज यूज करते हैं। बट min-chip क्लस्टरिंग एक नॉन पैरामीट्रिक, मतलब इसमें कोई पैरामीटर, जैसे के मीन्स एक क्लस्टरिंग टेक्निक है जिसमें के का वैल्यू डालना पड़ता है, के मतलब नंबर ऑफ क्लस्टर्स, राइट। किंतु min-chip क्लस्टरिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉन पैरामीट्रिक क्लस्टरिंग मेथड से ये सिमिलर पिक्सेल्स को इंटेंसिटी और स्पेशियल प्रॉक्सिमिटी के आधार पर, ठीक है, उसको ग्रुप करते हैं, जिससे क्या होता है
आपका नॉइजेस और इंटेंसिटी वेरिएशन जो भी हो रहा है उसको टैकल कर सकते हैं। तो ये ग्रुपिंग अच्छे से हो जाता है, सेगमेंटेशन अच्छे से हो जाता है। और ओटोसूज मेथड एक एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग टेक्निक है, एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग टेक्निक, क्योंकि ये ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड को खुद सिलेक्ट करते हैं। कैसे? ताकि इंट्रा क्लास वेरिएंस को मिनिमाइज करके जो वैल्यू मिलता है ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड, वही वैल्यू को ये यूज करके थ्रेशोल्डिंग करते हैं। तो ये दोनों, एक मिनशिप क्लस्टरिंग और एक एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग, ये दोनों साथ में जब हमने कंबाइन किया, हमारा सेगमेंटेशन बहुत प्रॉपर रहा। ठीक है, और वो नॉइजी और हिटरजेनस एमआरआई इमेजेस को अच्छे से डील कर पाया। ठीक है, और इससे एक्यूरेसी और कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी बढ़ गया। सो दैट्स व्हाई हमने एक ऐसा अप्रोच बनाया है, हाइब्रिड अप्रोच, मिनशिप क्लस्टरिंग और एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग यूज करके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देन व्हाट आर सम ऑफ द challenges इन सेगमेंटेशन और इन सेगमेंटिंग medical images such as MRI scan using AI ML techniques, and how do you address them? How do you address them? मतलब क्या क्या challenges आपने फेस किया ये मेडिकल इमेज को सेगमेंटेशन के दौरान, जैसे आपका एमआरआई स्कैन हो गया, और ये इसको कैसे एड्रेस किया? देखिए इसका चैलेंजेस क्या क्या हो सकता है। सम ऑफ द मेन चैलेंजेस इन एमआरआई segmentations include intensity inhomogeneity. MRI scans often exhibit variations in intensity, making it difficult to distinguish between different tissue types. ठीक है, तो फर्स्ट चैलेंज ये था कि ये इंटेंसिटी इनहोमोजेनिटी होता है, मतलब इंटेंसिटी होमोजेनियस नहीं होता, जहां अलग अलग होता है। राइट, ये क्यों होता है? क्योंकि एमआरआई स्कैन जो होता है ये ऑफन एग्जिबिट्स वेरिएशन इन इंटेंसिटी। जब एमआरआई स्कैन करते हैं तो इंटेंसिटी वेरिएशन आता है, जिससे ये जो डिफरेंट टिश्यू टाइप्स है एक इमेज के अंदर, एक एमआरआई इमेज के ऊपर अंदर, उसको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है। सॉल्यूशन क्या रहा? प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स लाइक हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन और इंटेंसिटी नॉर्मलाइजेशन कैन हेल्प एड्रेस दिस वेरिएशन। सर हमने रिसर्च के दौरान देखा, हम कुछ प्री प्रोसेसिंग स्टेप करके, जैसे हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन हो गया, साथ में इंटेंसिटी नॉर्मलाइजेशन हो गया, इससे हम ये वेरिएशन को एड्रेस कर सकते हैं। देन सेकेंड प्रॉब्लम था नॉइस। एमआरआई स्कैन्स कैन कंटेन नॉइस दैट डिस्टोर्ट्स इमेज क्वालिटी, और इसका सॉल्यूशन ये है नॉइस रिडक्शन टेक्निक यूज करना, जैसे कि गॉसियन फिल्टरिंग हम यूज कर सकते हैं नॉइस को रिडक्शन के लिए। और साथ में हमने मिनशिप क्लस्टरिंग यूज किया, क्योंकि मिनशिप क्लस्टरिंग के पास कैपेबिलिटी है ये नॉइस के साथ डील करके सेगमेंटेशन करने का। राइट, तो ये हो गया सेकेंड, नॉइस के साथ डील करने का। थर्ड था कि ओवरलैपिंग बाउंड्रीज। ओवरलैपिंग बाउंड्रीज, ट्यूमर बाउंड्रीज में ओवरलैप विथ नॉर्मल टिश्यूज, मेकिंग प्रिसाइज सेगमेंटेशन चैलेंजिंग। तो ट्यूमर का जो बाउंड्री है ये नॉर्मल टिश्यू के साथ ओवरलैप हो सकता है, राइट, और इससे प्रिसाइज सेगमेंटेशन करना मुश्किल हो जाता है। सेगमेंटेशन करते क्यों है? व्हाई वी डू सेगमेंटेशन? सेगमेंटेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब हम जिसको टारगेट करना चाहते हैं, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, अब इसको अगर हम अलग से सेगमेंटेशन किया तो सेगमेंट, एक उस सेगमेंट के अंदर वो ट्यूमर है तो उस ट्यूमर को हम और प्रॉपरली एनालिसिस कर सकते हैं। टाइम टू टाइम उसको एनालिसिस करके वो कितना बढ़ रहा है साइज में, ये भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसीलिए सेगमेंटेशन करते हैं, मतलब हम रीजन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करते हैं, लाइक ट्यूमर को आइसोलेट मतलब पृथक करके, अलग करके उसके ऊपर ज्यादा एनालिसिस प्रॉपरली कर पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम था कि ट्यूमर बाउंड्रीज नॉर्मल टिश्यू के साथ ओवरलैप हो सकता है, जिससे सेगमेंटेशन प्रॉब्लम होगा, नहीं आएगा प्रिसाइज सेगमेंटेशन। सॉल्यूशन ये था कि हाइब्रिड मेथड कंबाइनिंग क्लस्टरिंग एंड थ्रेशोल्डिंग, क्योंकि क्लस्टरिंग करने से तो होमोजेनियस ये सेगमेंटेशन बन रहा है, और थ्रेशोल्डिंग करने से ये जो ओवरलैपिंग वाला प्रॉब्लम था वो हट जाता है। ठीक है, तो ये दोनों को जब हमने हाइब्रिड मेथड के थ्रू कंबाइन किया, इससे सेगमेंटेशन एक्यूरेसी इंप्रूव हुआ, बेटर बाय बेटर डेलिनिएटिंग दिस बाउंड्रीज, ये बाउंड्रीज को पूरा अच्छे से आइसोलेट करके आइडेंटिफाई करा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चंस। देन हाउ डू यू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ एआई मॉडल्स, एआईएमएल मॉडल्स, particularly in the context of your research on MRI segmentation? आपका जो एरिया है, राइट, एएमएल, एआईएमएल का जो एरिया है, एमआरआई सेगमेंटेशन किया आपने,
AIML मॉडल के थ्रू, इसमें आपने इवेलुएट कैसे किया परफॉर्मेंस को? तो सर, इन माय रिसर्च आई हैव यूज सेवरल की इवैल्यूएशन टेक्निक्स। इवैल्यूएशन टेक्निक मतलब कैसे मापोगे आपके आपका जो टेक्निक है कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे हमारे केस में हमने सर यूज किया डाइस सिमिलरिटी कोफिशिएंट, जिसको हम DSC बोलते हैं, जैकार्ट इंडेक्स यूज किया, कंप्यूटेशन टाइम यूज किया। सर डाइस जो है, right, DSC, it measures the overlap between the predicted segmentation and the ground truth, which is essential in assessing how well the tumor region is segmented. So sir, ये DSC क्या कर रहा है? ये मेजर कर रहा है हमारा जो प्रेडिक्टेड सेगमेंटेशन है, हमने जो सेगमेंटेशन किया, और ग्राउंड ट्रूथ जो इमेज था उसके बीच कितना ओवरलैप हो रहा है, राइट। तो इससे हमें पता लगेगा कि हमारा ट्यूमर रीजन सही ढंग से सेगमेंट हुआ है या नहीं। साथ में हमने यूज किया जैकार्ट। ये DSC के जैसा है, इट कैलकुलेट्स द सिमिलरिटी बिटवीन द प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल ट्यूमर रीजन। पहले ओवरलैपिंग का देखा हमने, और जैकार्ट इंडेक्स ने हमने ये कैलकुलेट किया कि प्रेडिक्टेड सेगमेंटेशन और एक्चुअल ट्यूमर रीजन के बीच क्या सिमिलरिटी है। और साथ में हमने कंप्यूटेशन टाइम भी यूज किया। द स्पीड ऑफ द सेगमेंटेशन इज crucial in real time applications, especially in clinical settings where quick results are required, क्योंकि हमें स्पीड की जरूरत होती है। तो आपका जो सेगमेंटेशन टेक्निक है वो स्पीडी होना चाहिए, स्पीडी के साथ ऑफकोर्स एक्यूरेसी भी होना चाहिए। सो ये सारे को हमने इवैल्यूएशन मैट्रिक्स यूज किया। ठीक है, आप एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड पब्लिकेशन, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रिसर्च ऑन MRI ब्रेन ट्यूमर सेगमेंटेशन, हाउ डू यू प्लान टू एक्सपांड दिस रिसर्च ड्यूरिंग योर PhD? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये MRI ब्रेन ट्यूमर सेगमेंटेशन के ऊपर, और आप इसको एक्सपांड करना चाहोगे PhD के दौरान कैसे? The main objective of my research was to propose a hybrid approach for MRI brain tumor segmentation using main chip clustering and adaptive thresholding. ये तो मैं बोल चुका हूँ, राइट। क्या था मेरा मेन काम, मेन ऑब्जेक्टिव? एक हाइब्रिड अप्रोच बनाना जिससे हम MRI ब्रेन ट्यूमर सेगमेंटेशन करेंगे, और इस हाइब्रिड अप्रोच में हम यूज कर रहे हैं मीन चिप क्लस्टरिंग जो एक नॉन पैरामेट्रिक अप्रोच है, और एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग, राइट, और जिसमें हम ऑटोस्टिस्टोल्डिंग यूज किया है। नाउ दिस मेथड एम टू एनहांस द सेगमेंटेशन एक्यूरेसी व्हाइल मेंटेनिंग द कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी। सेगमेंटेशन एक्यूरेसी बढ़ा रहा था, राइट। इन माय PhD आई प्लान टू एक्सपांड दिस रिसर्च by incorporating deep learning techniques such as convolutional neural network, which are proven to be very effective in medical image segmentation. आप अभी तक मैंने जो यूज किया, अब मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा मेथड है, ये मेरा रिसर्च में डीप लर्निंग टेक्निक्स को इनकॉर्पोरेट कर पाऊं। डीप लर्निंग टेक्निक्स फेमस डीप लर्निंग टेक्निक्स लाइक कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, CNN, ठीक है, क्योंकि ये सारे टेक्निक्स मेडिकल इमेज सेगमेंटेशन के लिए ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो मुझे इसके ऊपर स्टडी करना जरूरी है, तो ये मैं PhD में कर सकता हूँ। मेरा काम में ये डीप लर्निंग टेक्निक्स यूज इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। एडिशनली आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर रीइंफोर्समेंट लर्निंग टू ऑप्टिमाइज द सेगमेंटेशन प्रोसेस फर्दर। साथ में मैं इन्फोर्समेंट लर्निंग को भी यूज कर सकता हूँ, एक्सप्लोर कर सकता हूँ, ताकि सेगमेंटेशन प्रोसेस को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर पाऊं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जैसे आपको पता है सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज। सुपरवाइज लर्निंग में डेटा के ऊपर नॉलेज रहता है, लेबल डेटा होता है, जैसे कि आपका डिसीजन ट्री हो गया, क्लासिफिकेशन में हम यूज करते हैं, रिग्रेशन में यूज करते हैं, रिग्रेशन, लिनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, KNN हो गया, राइट। और इसी तरह अनसुपरवाइज लर्निंग जिसमें डेटा के ऊपर नॉलेज नहीं होता, जैसे क्लस्टरिंग हो गया, क्लस्टरिंग में हमने के मीन्स यूज किया, राइट, मीनशिप क्लस्टरिंग यूज किया, PCA हो गया। अब इसी तरह रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है? एक फीडबैक बेस्ड और अवार्ड एंड पेनाल्टी बेस्ड लर्निंग होता है, और फीडबैक बेस्ड लर्निंग होता है। हर समय पे आपका परफॉर्मेंस के ऊपर कैलकुलेशन होता है, मेजर होता है। आप अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं मॉडल, तो उसको अवार्ड मिलेगा, नहीं तो पेनाल्टी मिलेगा। वो बार बार री इन्फोर्समेंट करके करके वो इम्प्रोवाइज करते हैं परफॉर्मेंस। सो मैं री इन्फोर्समेंट लर्निंग को अप्लाई करना चाहूंगा, एक्सप्लोर करना चाहूंगा, ताकि सेगमेंटेशन प्रोसेस को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर पाऊं। तो ये हो गया कैसे मैं अपना रिसर्च को PhD में एक्सपांड करना सकता हूँ। मेनली फोकस करना डीप लर्निंग टेक्निक को इनकॉर्पोरेट करने का, डीप लर्निंग टेक्निक जैसे कि CNN। किंतु आपको ये भी बोलना है, क्योंकि सर मैं बहुत नया हूँ, अभी डीप लर्निंग के ऊपर पढ़ना, शादी करना बाकी है, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा
अच्छे से तो नहीं बोल पाऊंगा, बट मैं पीएचडी के दौरान इसके ऊपर प्रॉपर स्टडी और एक्सप्लोर करूंगा। देन व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंज यू फेस्ड ड्यूरिंग योर रिसर्च ऑन एमआरआई सेगमेंटेशन, हाउ डू यू ओवरकम? मैंने अभी बोला था कि इंटेंसिटी, इनहोमोजेनिटी और नॉइस, ये दोनों बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था ये सेगमेंटेशन के दौरान, ठीक है, उसको सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द सेगमेंटेशन क्वालिटी। टू ओवरकम दिस आई यूज मिनशिप क्लस्टरिंग, ठीक है। मिनशिप क्लस्टरिंग क्यों यूज किया? क्योंकि this is robust against noise and intensity variations, and Autosus adaptive thresholding, which dynamically adjusts the segmentation threshold based on the intensity distribution, and combining these methods lead to more accurate एंड रिलायबल रिजल्ट। सर जो प्रॉब्लम था, फेस किया था हमने, इंटेंसिटी, इनहोमोजेनिटी एंड नॉइस इन एमआरआई स्कैन। तो इंटेंसिटी, इनहोमोजेनिटी के साथ डील करने के लिए मैंने यूज किया है मिनशिप क्लस्टरिंग, क्योंकि ये नॉइस के अगेंस्ट है, मतलब नॉइस रहने के बावजूद भी ये काम करता है। और साथ में ऑटोसिस एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग किया, क्योंकि ये ऑटोसिस एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग के थ्रू हम डायनेमिकली एडजस्ट कर सकते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू, ताकि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस करके ये प्रॉपर एक डायनेमिक थ्रेशोल्ड वैल्यू दे सकते हैं। और इन दोनों को कंबाइन करने से ये दो प्रॉब्लम जो था, इंटेंसिटी, इनहोमोजेनिटी और नॉइस, दोनों के साथ हम टैकल कर पाए, और साथ इसके कारण हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया। Now, research interest and future direction. What are your primary interests in AML, and how do you see them evolving over next few years? Next few years, right? Now, my primary research interest lies in medical image analysis, especially in brain tumor segmentation and image enhancement using AML techniques. मेरा प्राइमरी रिसर्च जो इंटरेस्ट रहेगा, मुख्य जो रिसर्च इंटरेस्ट रहेगा, वो मेडिकल इमेज एनालिसिस रहेगा सर। और इसमें खासकर स्पेशली मैं बोलूंगा ब्रेन ट्यूमर सेगमेंटेशन के ऊपर, इमेज एनहेंसमेंट के ऊपर रहेगा, कैसे हम एआईएमएल टेक्निक यूज करके इसको properly कर सकते हैं। और over the next few years, I see myself working on more advanced AI techniques like deep learning and reinforcement learning। जो नेक्स्ट आने वाला समय है, ठीक है, उसमें मैं और एडवांस टेक्निक लाइक डीप लर्निंग और reinforcement लर्निंग के ऊपर स्टडी कर पाऊंगा, फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग मॉडल्स दैट आर बोथ एक्यूरेट एंड एफिशिएंट एनफ फॉर क्लिनिकल एप्लीकेशन। क्योंकि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऐसा मॉडल क्रिएट कर सकते हैं जो एक्यूरेट भी हो ज्यादा और एफिशिएंट भी हो क्लिनिकल एप्लीकेशन के लिए। एडिशनली, आई एम कीन टू एक्सप्लोर मल्टी मॉडल इमेजिंग एंड इंटीग्रेटिंग रियल टाइम एआई सिस्टम्स इनटू क्लिनिकल वर्कफ्लोस। और साथ में मैं मल्टी मॉडल इमेजिंग और रियल टाइम एआई सिस्टम के ऊपर भी काम करना चाहता हूँ। तुम इतना ज्यादा नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, तुम ये बोलना कि नियर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में मैं यही मेडिकल इमेज एनालिसिस को ज्यादा और अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहूंगा, और जिसके लिए मैं एडवांस एआई टेक्निक्स जैसे डीप लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इस सब को अप्लाई करना कैसे करेंगे और इसके थ्रू कैसे मॉडल क्रिएट करेंगे, इसके ऊपर से काम करूंगा। Now, considering the next question, considering the rapid advancements in AI/ML, how do you plan to stay updated with latest ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज ड्यूरिंग योर पीएचडी? क्योंकि ये रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है ना ये एमएल, तो आप कैसे अपडेटेड रहोगे पीएचडी के दौरान इस ये नए नए टेक्नोलॉजीज और नए नए ट्रेंड्स के साथ? तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? आपका होना चाहिए आंसर, टू स्टे अपडेटेड आई प्लान टू रेगुलरली रीड recent publications from conferences such as NER, IPS, CVPR, MICCAI। ये सारे ना बहुत अच्छे कॉन्फ्रेंसेस, कॉन्फ्रेंसेस तो बहुत होता है, बहुत ज्यादा वैरायटीज, बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप का कॉन्फ्रेंसेस हैं, बट इसमें से कुछ कुछ नाम बहुत मतलब ब्रांडेड है, लाइक NEUR, IPS, CVPR, हाँ, MICCAI, ये सब हम इसका पब्लिकेशंस में रेगुलरली स्टडी करूंगा। एडिशनली, आई विल एंगेज द रिसर्च कम्युनिटी बाय अटेंडिंग वर्कशॉप्स, collaborating with fellow researchers, and experimenting with the latest frameworks and libraries like TensorFlow, PyTorch, and online courses from Coursera, from platforms like Coursera, edX। ओके, विल ऑल्सो बी ए ग्रेट रिसोर्स फॉर कंटिन्यूअस लर्निंग। जैसे आपने बोल दिया, कुछ कुछ खास कॉन्फ्रेंस को आप अटेंड, उसका पेपर पढ़ोगे, अटेंड करोगे, साथ में आप वर्कशॉप अटेंड करोगे,
ठीक है, जिससे आपको नॉलेज बढ़ेगा, आप अपने फेलो रिसर्चर्स के साथ डिस्कस करोगे, कोलाबोरेट करोगे, और नया नया टेक फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी के ऊपर आप स्टडी करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, पढ़ोगे, करके देखोगे। टेंसर फ्लो जैसे हो गया, पाइटॉर्च हो गया, ये सब एआई लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क के साथ काम करोगे। और इसको और अच्छे से जानने के लिए कोर्सेरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, हाँ, जिससे आप बहुत सारे कोर्सेस आपको मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगा, पर सर्टिफिकेट के लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। ठीक है, कोर्सेरा में बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेस हैं, अपडेटेड अपडेटेड कोर्सेस। तो ये कोर्सेरा के थ्रू आप कुछ कुछ कोर्सेस भी करोगे इन द मीन टाइम, जिससे आपका और ज्यादा अपडेटेड रहेगा नॉलेज। और उसका और एक चीज है, प्लेटफॉर्म बहुत फेमस है जैसे EDX, उसमें भी आपको बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएगा। Now, practical applications and integration के ऊपर question like how would you integrate AI ML techniques into real world web based applications considering your background in front end development? जैसे आपने कहा था ना, आपने फ्रंट एंड में काम किया था, हाँ, फ्रंट एंड बैक एंड तो सबको पता होगा। कोई भी आप वेबसाइट खोलते हो तो सामने जो आता है, सामने जो दिखता है, वो फ्रंट एंड होता है, राइट। आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस के थ्रू आप बोल सकते हो, जैसे कि ये मेरा जीमेल खोला हूं मैं, ठीक है, ये एक यूनिवर्सिटी का पेज खोला हूं, ये फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड में आपको ये सारे चिप्स मिल जाता है। पर इसका डेटा आपका जो भी है, इसके डेटा जो है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, वो एक डेटाबेस में स्टोर है, राइट। डेटाबेस के थ्रू, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन के लिए इंटरफेस हम यूज करते हैं DBMS, जैसे कि आपका ओरेकल हो गया, MySQL हो गया। आप उसके थ्रू क्या होता है, SQL के थ्रू हम उसको डाटा को एक्सेस करते हैं। DDL DML DCL है ये सब, ठीक है। नाउ ये सब को बनाने के लिए, अच्छा फ्रेमवर्क वेब पेज बनाने के लिए, डायनेमिक बनाने के लिए हम यूज करते हैं क्या, कुछ कुछ नए फ्रेमवर्क्स हैं जैसे कि फ्लैक्स, जेंगो, राइट। तो आपका एक्सपीरियंस रहा है रियल वर्ल्ड ऐप बेस्ड एप्लीकेशन के साथ काम करने के लिए, काम करने का सर, राइट। तो आप जानते हो कि कैसे इन सबको इंटरैक्ट बना सकते हैं। तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए लाइक आई वुड integrate AI/ML into a web-based application by developing a backend API using frameworks like Flask or Django, where the AI/ML model will recite and process incoming data. For example, in medical imaging web app, users can upload MRI scans and the backend will use a trained segmentation model to process the images and return the results to the front end. The front end can display the processed image with segmented tumor regions and allowing the doctors to interact with the results in real time. तो हम ये एक बैकएंड एपीआई, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक बैकएंड एपीआई डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लेक्स बा जेंगो ऐसा फ्रेमवर्क, जिसमें क्या होगा, हमारा एआई मॉडल रहेगा। फिर बैकएंड में क्या रहता है आपका, यही सब एप्लीकेशन का बैकएंड, जैसे कि AI/ML मॉडल, और जो इनकमिंग डेटा को प्रोसेस करेगा। जैसे आपने एक मेडिकल इमेजिंग का वेब ऐप बनाया, तो यूजर ने जब जैसे ही आपका उनका MRI स्कैन्स को अपलोड कर दिया, तो बैकएंड क्या करेगा, एक अच्छा जो मॉडल है आपने जो बनाया है, ट्रेन सेगमेंटेशन मॉडल, उससे ये जो अपलोडेड MRI स्कैन है उसको अच्छे से प्रोसेस करके रिजल्ट्स को फिर से फ्रंट एंड में मतलब भेज देगा, ठीक है। आप फ्रंट एंड क्या होगा, ये रिजल्ट्स को बहुत सही तरीके से प्रोसेस करके मतलब डिस्प्ले कराएगा, जिसमें सेगमेंटेड ट्यूमर रीजन्स रहेगा। और जैसे डॉक्टर्स उस रीजन्स को, मतलब सेगमेंटेड ट्यूमर रीजन्स को देख के और एक्यूरेटली बता पाएगा कि एग्जैक्टली ये क्या ट्यूमर है, कितना इसका स्टेज आगे बढ़ चुका है, कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, राइट। तो आप बता सकते हो ऐसा मतलब एक्सपीरियंस, ऐसा एप्लीकेशन, राइट, जिसमें AI/ML का काम आएगा। देन कुछ कुछ पूछ सकते हैं कि आप बिहेवियरल एंड पर्सनल क्वेश्चंस, जैसे कि हाउ डू यू मैनेज टाइम बिटवीन रिसर्च, कोर्स वर्क एंड अदर पर्सनल कमिटमेंट्स, कैसे टाइम मैनेज करोगे। आई यूज इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स such as setting clear goals and prioritizing tasks. Breaking down large projects into smaller manageable tasks help me self-organize and ensures I meet deadlines. During my time as a front-end developer, I balance work with my research interests, which taught me how to handle multiple commitments efficiently. I plan to apply similar आप टेक्निक्स ड्यूरिंग माय PhD। तो आपको ये बोलना है कि आपको ये पूछ रहे हैं कि आप टाइम को कैसे मैनेज करोगे, रिसर्च हो गया, कोर्स वर्क हो गया, अदर पर्सनल। तो आपको बताना है कि फ्रंट एंड डेवलपर जब आप थे तब आपको
बैलेंस वर्क कैसे करना है पूरा अच्छे से आइडिया लग गया था, क्योंकि तब आप वर्क के दौरान भी आप पढ़ाई कर रहे थे, रिसर्च पेपर आदि, राइट। इसी तरह आप मल्टीपल कमिटमेंट को एफिशिएंटली हैंडल कर पा रहे थे। तो इसी टाइप का सिमिलर टाइप का आप टेक्निक्स यूज करोगे पीएचडी के दौरान भी, राइट। तो ये हो गया आपका। ऐसा क्वेश्चंस भी हो सकता है, सपोज आप एमपी से हो और आप आए हो कहीं और जगह में, सपोज गुवाहाटी में रिसर्च करने के लिए, आप महाराष्ट्र से हो, आप आए हो गुवाहाटी में रिसर्च करने के लिए, तो आपको बोलना पड़ेगा कि यस, मेरा कुछ फ्रेंड्स हैं या तो आपका फैमिली यहाँ पे है, जिससे आपको पता चला कि ये एरिया पार्टिकुलरली रिसर्च, एकेडमिक रिसर्च वगैरह में बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। और आपको पूछ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया हूँ कि आप बीएसएसआर भी, मतलब वीरंगना सतीश रानी राज्य विश्वविद्यालय में आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो, क्योंकि आपको बताना होगा कि आपने देखा हो इसे, और यहाँ का कॉन्फिडेंस है कि ये जो यूनिवर्सिटी है एआईएमएल में पूरा फोकस कर रहा है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस भी ऑर्गेनाइज किया गया है एआईएमएल के ऊपर। तो इससे ना हमें पता लगता है कि ये इंस्टीट्यूशन बहुत ही एक्टिव है, इनका प्रोफेसर्स बहुत एक्टिव हैं जो एआईएमएल में रिसर्च कर रहे हैं। इसमें रिसर्च स्कॉलर्स के साथ इनका जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट रिसर्च स्कॉलर्स हैं इनके साथ हम नॉलेज शेयर कर पाएंगे, उनसे नॉलेज ले सकेंगे। तो मैं इसीलिए ये यूनिवर्सिटी को चूज किया हूँ, और इस यूनिवर्सिटी में रह के अगर मुझे पीएचडी करने को मिल जाए तो मैं भी अपना जो प्रोपोज रिसर्च है, जो कि मैं एमआरआई ब्रेन ट्यूमर सेगमेंटेशन का के लिए फ्रेमवर्क और डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, तो ये मेरा एरिया में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। इनके प्रोफेसर से नॉलेज मिलेगा, और मुझे रियल टाइम डाटा के साथ काम करने को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का एमओयू हॉस्पिटल्स के साथ भी है, या तो आगे जाके ये ऐसा एमओयू भी करेगा। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि हाउ डू यू सी योर सेल्फ कंट्रीब्यूटिंग टू द एकेडमिक कम्युनिटी एट दिस वीरंगना सतीश रानी राज्य विश्वविद्यालय। देखो, मैं यहाँ पे एक रैंडम यूनिवर्सिटी का नाम लिया हूँ। आप कोई भी यूनिवर्सिटी आप जिसके लिए दिए रहे हो, यूनिवर्सिटी हो गया या आईआईटी एनआईटी जो भी है, उसका नाम आप यहाँ पे डाल देना। तो इसका आंसर होगा, आई एम टू कंट्रीब्यूट टू द एकेडमिक कम्युनिटी बाय कंडक्टिंग रिसर्च दैट bridges the gap between AI/ML theory and real world application, particularly in healthcare। क्योंकि मैं जो भी काम करना चाहता हूँ AI/ML, तो वो हेल्थ केयर से रिलेटेड होगा, मेडिकल इमेजिंग से रिलेटेड होगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि मैं एमआरआई ब्रेन ट्यूमर सेगमेंटेशन के ऊपर काम करना ही चाहता हूँ। उसके लिए मैं और अच्छा फ्रेमवर्क डेवलप करना चाहता हूँ, जिसमें डीप लर्निंग वगैरह भी इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ। तो इससे क्या होगा, एआईएमएल का जो थ्योरी और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन लाइक हेल्थ केयर एप्लीकेशन, इसके बीच जो गैप है, थ्योरी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बीच जो गैप है, उसको मैं ब्रिज करना चाहता हूँ, उस गैप को हटाना चाहता हूँ। और आई वुड लाइक टू कोलैबोरेट विद अदर रिसर्चर्स इन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स, as this can help foster innovations. And additionally, I hope to share my insights through seminars, workshops, and collaborations to further universities' reputations in AIML research। और साथ में मैं बाकी रिसर्च जो भी है इस फील्ड में, या तो अलग अलग फील्ड में, जैसे कि मैं मेडिकल लाइन में काम करना चाह रहा हूँ ना, मेडिकल इमेजिंग में और हेल्थ केयर एप्लीकेशन में काम करना चाह रहा हूँ, तो उस एरिया का लोगों के साथ भी मैं कोलैबोरेट करके इनोवेशंस को और फोस्टर करना चाहता हूँ। और साथ में मैं अपना जो इंसाइट्स रहेगा उसको और बढ़ाना चाहूँगा, सेमिनार्स अटेंड करके, वर्कशॉप अटेंड करके, और अलग अलग कोलैबोरेशन के थ्रू, ताकि मैं अच्छा काम कर पाऊँ, अच्छा रिसर्च पेपर मेरे से हो पाए, जिससे यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन एआईएमएल रिसर्च के ऊपर जो है वो और बढ़ जाए। तो ऐसा ही मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो guys, these are the questions that I have actually uh, selected for this lecture, that is purely based on PhD interview questions and answer, and I believe that अगर ये questions आपने prepare कर लिया तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा ये इंटरव्यू क्रॉस करना। हाँ, रिसर्च प्रॉब्लम आपके लिए अलग होगा, और क्वेश्चंस आप जान चुके हो कि कैसा पूछ सकते हैं। जो कुछ और डाउट होगा, आपका प्रॉब्लम कुछ होगा रिसर्च से, तो मुझे आप पूछ सकते हो, यू कैन कमेंट मी, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।